वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। MQM पाकिस्तान ने वादे पूरे ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि 15 जनवरी तक दोबारा हल्का बंदियां ना की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विफाक को सख्त पैगाम देंगे और ये ऐलान भी वो कर चुके हैं। MQM की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत ने मामले को संभालने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या MQM हुकूमत से अलग होने में संजीदा है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है मीर अब्बास ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी, क्या लगता है क्या वाकई में MQM ने हुकूमत से अलग होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है या बस अभी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? शाइस्ता, ज़्यादा संजीदा मुझे आप लग रही है ये सवाल करते हुए। ये सवाल करते थोड़ा मुस्कुराना चाहिए आपको। ये सवाल ही ऐसा मज़े का सवाल है, बहुत मज़े का सवाल, और ये तकरीबन 25-30 साल से हो रहा है। 25-30 साल से हो रहा है कि क्या MQM हुकूमत छोड़ देगी, हुकूमत छोड़ देगी। वो हुकूमत नहीं छोड़ती। एल्डी मोटम होते हैं, वार्निंग्स होती हैं, निकल जाएंगे होता है, इस्तीफे दे देंगे। मैं गिन नहीं पाऊँगा कि कितने इवेंट्स हैं, कितने वाक़यात हैं। एक और दौर वो भी था कि जब कराची में हू का आलम होता था और इन्हीं का राज था, इन्हीं की हुकूमत थी और लाशें मिलती थीं और 40-40 बसें स्ट्राइक से पहले जल जाया करती थी। इनको उस वक्त भी वो बहुत ज़बरदस्त लोग थे और 2-2 लाख वोट लेकर जीत कर आए थे। और आज जो सूरत हाल है वो भी मेरा ख्याल है कोई तब्दील शुदा सूरत हाल नहीं है। MQM का स्टाइल वही है बात करने का, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि उनको इतनी पब्लिक सपोर्ट अब बाकी रही या नहीं रही। जो नया एक मंत्रा आया है गवर्नर साहब का, गवर्नर टिशोरी साहब का, वो तो हर चीज़ सोना बना देते हैं ना। तो सोना अब MQM को सोने में तब्दील करना चाह रहे हैं वो, उनकी पूरी कोशिश ये है। कितनी कामयाब होती है इसका मुझे पता नहीं, लेकिन बस अल्लाह करे कराची को भी सोना बना दें। फिर कराची तो सोना बनना है, कराची ऑलरेडी सोना है। क्योंकि कराची से लोग लेते हैं, बेचते हैं, फिर पूरे मुल्क में वो तकसीम होता है। कराची गोल्ड है, सोने की चौड़िया भी है कराची। तो और इसलिए उस पर इतना अजाब और नाजिल होता है और ये लोग भी इसलिए ज़्यादा होते। तो अब सूरत हाल ये है कि अवाम में इतनी उनकी मकबूलियत है कि ये दोबारा जो इंतखाबात होंगे उसमें सब मिलकर जाकर किसी को हरा सकें। PTI के खिलाफ आ रहे हैं, क्या PTI को हरा सकेंगे ये? इनके जो तीनों के इकट्ठे वोट निकाल रहे हैं आप पिछले 2-3 इंतखाबात में, वो PTI से कहीं कम है या पीपल्स पार्टी से कहीं कम है। वो जो जीता था मंदोखेल साहब बल्दिया टाउन से, बहुत कम थे इनके, और बाज़ जगह तो वॉकओवर दिया गया एक सीट के ऊपर तो जीत गए थे। मेरा ख्याल है गुस्से में है, पता नहीं हल्का बंदियों का मसला है। अब हल्का बंदियां का मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इंतखाबात नहीं चाहते, मेरा अपना ख्याल है ये इस मरहले पर इंतखाबात नहीं चाहते। इनकी कोशिश ये है कि हल्का बंदियों में दोबारा करने के चक्कर में इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो जाएं और इतने मुलतवी हो जाएं कि कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ हासिल हो जाए। शायद पीपल्स पार्टी भी इनके पीछे इसलिए लगी हुई है, उसने इलेक्शन कमीशन को इनकी शिकायत भेज दी है। लेकिन जो इस्लामाबाद में हुआ है उसके बाद पीपल्स पार्टी को बिलावल ने कल कह दिया 15 को इंतखाबात है भाई और मेयर हमारा आएगा जी, मेयर हमारा। उसके बाद गुस्सा आया है और अभी पहुंच गए हैं ये जरदारी हाउस, वहाँ बातचीत वगैरह शुरू हो रही है। देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि मान जाएंगे, मुस्कुरा लेंगे, खाना साथ खाएंगे। जरदारी साहब तो वैसे भी सबको मनाने के माहिर हैं, तो बहुत हद तक उम्मीद है कि मान ही जाएंगे MQM वाले। अयाज सादिक भी हैं, अयाज सादिक भी हैं, साथ रफीक भी हैं जी, ये सब मास्टर हैं। जी इरफान हाशमी साहब, जैसा कि NBC ने भी अभी फरमाया, हल्का बंदियों पर जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो निशानदही वो कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वो दुरुस्त हैं या फिर वाकई MQM इस वक्त ये चाहती है कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो तो इसलिए ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है?
देखिए, यहाँ पर मसला है स्ट्रीट पावर को दोबारा विन करने का। आपने कामरान डेसूरी साहब की जो पिछले एक हफ्ते से सरगर्मियां देखी हैं, वो मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। कराची में हुआ ये है कि एक ट्रांजिशन आई है अवाम की सोच के अंदर। उन्हें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक तीसरी उम्मीद नजर आई। अब ये उम्मीद जो कराची की आवाम के पास है, जो ट्रांजिशन है, जो सोच है, इसको किस तरह एमक्यूएम के धड़ों में वापस लेकर आना है, उसके लिए जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है ना, वो हमेशा से एक लाइफ लाइन रही है पाकिस्तान ये मुस्लिम एमक्यूएम की। अब इसे विन कैसे करना है, तो ये एक इसलिए ये सब जो है वो खेल खेला जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस मामले को देखें जो इलेक्शन के हैं, बहुत वाज़ेह तौर पर जो आईनी माहिरीन हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी उनकी मुशावरत भी हुई, उन्हें बता दिया गया है कि जनाब अगर हमने 15 से पहले हल्का बंदियों को छेड़ा तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो अदालत जा सकता है। बिल्कुल वही सूरत हाल जो इस्लामाबाद में हुई। तो इसलिए आईनी तौर पर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान होगा इलेक्शन से पहले। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। अब दूसरी बात, अगर ये जो ब्रीफ उन्हें किया गया है आसिफ अली जरदारी साहब को, ये भी एक इंतहाई अहम नुकता है कि हैदराबाद के अंदर और फिर कराची के अंदर इनकी पोजीशन एमक्यूएम से बेहतर है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो इत्तेहाद है मरकज में, उससे पीछे हटने के जो स्टेप ले सकते हैं, या फिर ये दोनों जो मेयरशिप्स हैं इसे कुर्बान करेंगे? क्योंकि उन्हें ब्रीफ किया गया है कि अगर इलेक्शन होते हैं और यकीनन उसमें हमारी पोजीशन बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कोई ये जो कह रहे हैं ना कि दो टोक हम बात करेंगे और फाइनल राउंड में दाखिल हो गई। एमक्यूएम ने हमेशा इसी तरह किया है, वबा के अंदर हमेशा हर जमात में ये साथ रहे। और आई एग्री विद नासिर भाई कि ये मुस्कुराते हुए हंसते हुए बाहर आएंगे और कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये दीज आर ऑल डिलेइंग टैक्टिक्स। ठीक अमीर, जिस तरह के एनबीसी भी कह रहे थे और इरफान भी यही कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे और शायद सब कुछ सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी मान जाएगी आसानी से इनके मुतालबात? मैं काफी हद तक दोनों मेहमानों से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं एमक्यूएम जो कुछ कर रही है गुज़श्ता 5-7 रोज से। एक तो आपके जहन में रहना चाहिए कि ये जो एमक्यूएम की यूनिफिकेशन है, ये उधर से ही हो सकती है जो डिसइंटीग्रेशन करते रहे पहले। यानी इस मुल्क में ये डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन और फिर रीयूनिफिकेशन और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन, ये जो हिसाब किताब में गुशवारा है ना, ये बड़ा अब हमने रट लिया। ये नजर आता है कि ये सब कैसे मामला होते हैं। अब ये वही मुस्तफा कमाल है। चुगताई साहब तो कराची की सियासत को हम सबसे बेहतर समझते हैं। ये जब आए थे 2015 में, लगभग मार्च अप्रैल की बात थी शायद, तो कहा गया कि इनको उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है और इनको लॉन्च किया जा रहा है। और फिर बाकायदा तौर पे आज के दिन तक इनके ऊपर ये तोहमत रही कि ये एस्टैब्लिशमेंट इनको उस जमाने में लाई थी। अच्छा, फिर 2016 में जो कुछ हुआ पाकिस्तान की एमक्यूएम के साथ, उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा था कि जो इंडिजिनस नहीं था, जो गैर फितरी था। अगर एमक्यूएम हारी 2018 में, तो यानी अगर इमरान खान साहब को जितवाया गया गलत तरीके से, तो वो भी गैर फितरी होगा। एमक्यूएम का जेन्युइन वोट अगर तोड़ा गया तो वो भी गैर फितरी था। तो असल सवाल यह है कि हमें इस मुल्क में फितरत की तरफ, सियासत की फितरत की तरफ जाना चाहिए। गैर फितरी मामला जो है उनसे जितना हम बच के रहेंगे और सब बच के रहेंगे, सबसे बुरा सब बच के रहेंगे, उतना ही इस मुल्क की खैर ख्वाही हो सकती है। आप जानते हैं पीपल्स पार्टी का आपका ताल्लुक है। देखिए, इस वक्त तो पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम इसलिए सूट करती है चूंकि इनका जो मुत्तफिका सियासी हरीफ है वो एक है इमरान खान। यानी अगरचे कराची की पॉलिटिक्स या अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स की हद तक पीपल्स पार्टी हमेशा रिवायती हरीफ रहे हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी के लिए एमक्यूएम से भी बड़ा एक रिवायती हरीफ आ गया। यानी अगर एमक्यूएम जिन थी तो इमरान खान इनके लिए देव बन के सामने आ गए। तो वो भी क्या दिन थे जब तुम जिन थे, तो अब वो जिन पीछे रह गया। अब देव जो है ना, उसका देव आ गया। आप उसका मुकाबला करना है, आप उसका मुकाबला करना है। तो उसके मुकाबले के लिए तो पीपल्स पार्टी हर कड़वा घूंट, हर गोली कड़वी निकलने को तैयार है। मुस्लिम देखे ना कैसे, अयाज सादिक साहब, मुझे याद आ गया आज मरहूम रहमान मलिक साहब, अल्लाह उनको बख्शे। ऐसे ही पीपल्स पार्टी के जमाने में एमक्यूएम से निकलती थी बार बार
और फिर बेचारे रहमान मलिक वो काम क्या करते थे जो सरकार या सादिक की जिम्मा लगा दिया गया कि जाओ बनाओ उनको फॉरन। सही। उस वक्त मरहूम रहमान मलिक भागे भागे कभी अल्ताफ हुसैन के पास जहाँ आसमी साहब बैठे हैं वहां लंदन जाते थे, कभी 9-0 जाए, उस वक्त 9-0 आबाद था तो वहां जाया करते थे जी। तो एमक्यूएम का बहरहाल एक वजन तो है और आज इस हुकूमत को जरूरत है एमक्यूएम की इमरान खान के मुकाबले। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या लगता है एमक्यूएम विफाक के साथ रहेगी या फिर नहीं? देखें, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को ये सब कुछ इसलिए भी इस वक्त अजीब लग रहा है कि 4 साल इस मुल्क में सियासत की तो इजाज़त नहीं थी। 4 साल भी तो वो इमरान खान की हुकूमत एमक्यूएम के वोटों पर खड़ी थी, लेकिन एमक्यूएम को बोलने की इजाज़त नहीं थी। वो तो ख़ुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे जो है एजेंसियों के ज़रिए वोट पूरे करने पड़ते थे और वो कभी अपने वज़ीरों को एमक्यूएम को मनाने नहीं भेजते थे, वो तो किसी सरकारी एहलकार को मनाने भेजते थे। और कैरेट एंड स्टिक का जो खेल इस 4 साल यहाँ रहा है उसमें हमने सियासी जमातों की जो तोड़फोड़ देखी है वो तो सबके सामने है, वो फितरी थी या गैर फितरी थी। इमरान खान पीपल्स पार्टी के लिए तो कोई जिन नहीं है, क्योंकि सिंध में तो इमरान खान का कुछ भी नहीं है। हालिया जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इमरान खान के पास तो वहाँ कैंडिडेट भी नहीं थे। कई शहरों में उनका एक यूसी नाज़िम भी जो है वो नहीं इलेक्ट हो सका, किसी शहर में उनकी कोई काबिल ज़िक्र जीत नहीं आई। तो इसलिए मैं अमीर अब्बास की इस बात से तो मुत्तफिक नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए तहरीक इंसाफ या इमरान खान कोई बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की होम बेस तो अंदरूनी सिंध है, रूरल सिंध है, और वहाँ इमरान खान तो अभी तक कोई पेनिट्रेट नहीं कर सके जो उनके लिए बड़ा मसला हो। लेकिन हाँ, कराची शहर की बात है और वो जिस तरह इमरान खान को दिया गया था तो कराची से थी ही ना तहरीक इंसाफ की। और दूसरा ये कि अगर लेकिन वो नशिस्तें कभी भी पीपल्स पार्टी की तो नहीं रही है ना, वो तो एमक्यूएम और पीटीआई का आपस में तनाज़ा है। छोड़ दिया साथ, 4 साल बाद ही क्यों साथ छोड़ा? इसलिए कि 4 साल छोड़ने की इजाजत नहीं थी, डंडे के सिर पे साथ बिठाया हुआ था। वरना पीटीआई और एमक्यूएम का अलायंस तो गैर फितरी अलायंस है। दोनों एक दूसरे का वोट बैंक काट रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है, दोनों एक दूसरे की पॉलिटिकल स्पेस ले रहे हैं। आपने आग और पानी इकट्ठे बिठा दिए 4 साल, डंडे के जोर पे। तो पीडीएम का अलायंस भी कोई फितरी तो नहीं दिखाई देता ना? क्यों आपके ख्याल में एमक्यूएम के मुकाबले पे पीडीएम की किस पार्टी ने कराची से एमएनए की सीटें उन महाजर सीटों पे लड़नी है? इमरान खान ने तो लड़नी है। पीपल्स पार्टी ने तो लियारी के अलावा बाकी जगहों पे उनका स्टेक कम है। नून का कोई स्टेक नहीं है, फजलुर रहमान का कोई स्टेक नहीं है कराची शहर के अंदर उस तरह जिस तरह इमरान खान का है। तो देखें, अलायंसेस बनते हैं जब आपके वोट बैंक का क्लैश ना हो। अगर आपका और आपकी इत्तेहादी जमात का एक ही वोट बैंक है तो वो गैर फितरी इत्तेहाद है। अगर आपका वोट बैंक डिफरेंट है तो वो फितरी इत्तेहाद है। एमक्यूएम और पीटीआई का जो इत्तेहाद था वो गैर फितरी इत्तेहाद था, क्योंकि दोनों एक ही वोट बैंक पे खेल रहे थे एक शहर में। ठीक है, अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ या नून के साथ जाती है तो वो उनका गैर फितरी इत्तेहाद नहीं होगा। ठीक है, आपके ख्याल में वो इत्तेहाद गैर फितरी था। आपका पॉइंट आ गया। इरफान, मैं एनबीसी का कमेंट ऐड कर लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि गैर फितरी और फितरी हमारे यहाँ होता रहता है, ये इसको अब ज़्यादा सीरियस ना लें। बहुत सी चीज़ें हमारे गैर फितरी हुई हैं। हमारे माशाल्लाह गैर फितरी थे। हमारे यहाँ जो शूराई निज़ाम आया वो गैर फितरी था। फिर हमारे यहाँ बीडी सिस्टम आया अयूब खान का, वो गैर फितरी था। फिर हमारे सियासतदान भी गैर फितरी हैं। हमारे लीडर बहुत से गैर फितरी हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक एमक्यूएम का था, एमक्यूएम की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ रहता हूँ। एमक्यूएम की इतनी बड़ी फॉलोइंग थी कि इनके वैरायटी प्रोग्राम हुआ करते थे तफरी के लिए, और वहाँ पर 1-1 लाख आदमी होता था, और औरतों का डिसिप्लिन अलग, मर्दों का अलग। वो दौर था पीक का एमक्यूएम का, और उस वक्त एमक्यूएम को बहुत कुछ फंड्स भी मिलते थे आवाम की तरफ से। लेकिन फिर हालात बदले और हालात तब्दील होने लगे, तो फिर गैर फितरी तौर पर वोट पड़ने लगे, और उन गैर फितरी वोटों से लोग जीतने लगे। कराची की सूरत हाल या हैदराबाद की सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड यूँ है कि यहाँ तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं। कराची इज़ अ बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ पश्तून इन द वर्ल्ड। पेशावर नहीं है, पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर कराची है। इसी तरह पंजाबी, इस तरह सिंधी, इस तरह उर्दू बोलने वाले सबके अपने अपने पॉकेट्स हैं।
लोकल बॉडीज के इंतखाबात छोटे पॉकेट्स में होते हैं और वहाँ ये बात बहुत मैटर करेगी कि पख्तून वोट कहाँ है, उर्दू वोट कहाँ है, पंजाबी वोट कहाँ है, सिंधी वोट कहाँ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल बेचारा फजूल मारा गया यकीनदारियों के बाद, वरना तो उसको नहीं आना चाहिए था। अब आया तो अब वापस जाना पड़ रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के अपने पॉकेट्स हैं, इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। JUIF के अपने स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। मसला बन रहा है MQM का कि उन्हें कहाँ जगह मिलेगी। पीपल्स पार्टी के अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वो अपना जीत जाएंगे। मसला MQM का बन रहा है, इसलिए वो चाहते हैं इंतखाबात मुलतवी हों और पीपल्स पार्टी वाले बैठ के उनको हशकारे दे रहे हैं। ठीक, इरफान देखिए, मैं एक तो ये भी आपको बताऊं कि ये जो इत्तेहाद नून लीग का और पीपल्स पार्टी का मरकज में बना हुआ, ये कौन सा फितरी इत्तेहाद है, हमें ये भी कोई बता दे। और ये जो MQM का आप शायद फॉलो नहीं कर रहे, ये जो बयानात आ रहे हैं, बिलावल ने जो बयान दिया, उसने कहा कि अब बोरी बंद लाशों का वक्त चला गया, अब भत्ताखोरी की जो पर्ची है ना वो नहीं आती। वो किसको सुना रहे थे? वो मुझे तो नहीं सुना रहे थे, वो MQM को कह रहे थे। और फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने किसको कहा? पीपल्स पार्टी को MQM बार बार कह रही है ना कि हमें इसकी भी वजाहत चाहिए, बिलावल से जो कह रहा है कि यहाँ का मेयर जो होगा वो हमारी जमात का जियाला होगा। तो ये बातें फितरी और गैर फितरी से ना बहुत आगे निकल गई हैं। हमें एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, जिस तरह मैं बार बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, कामरान टेसूरी साहब जिस तरह एक्टिव हुए ना जी, MQM को स्टेट पावर चाहिए जो उनके पास नहीं है। कराची के अंदर अगर MQM ने रिवाइवल कर रहा है तो वहां पर लोग, जब वो कहते थे ना कि एक फोन आता था और एक बंदा जो है वो मोटरसाइकिल पे कराची शहर का दौरा करता था, सारी मार्केटें बंद हो जाती थी, ये अब चीज नहीं होती। पाकिस्तान में कराची जिस बुरी तरह जल रहा है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है वो एक जमात के ऊपर आती है, और वो जमात है MQM। और दूसरी बात में आपको याद रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की गारंटी किसने दी थी? वो नून लीग ने दी थी। इसलिए तो याद सादिक साहब भागे भागे कराची गए हुए हैं और बैठ के दोनों का मामला जब हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फितरी और गैर फितरी, यहाँ पर तो सारे इत्तेहादी गैर फितरी हुए। लेकिन आपको एक बात शाइस्ता याद रखनी चाहिए, इमरान खान ने एक बात जरूर कही थी कि हम आइंदा किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो इक़्तिदार में आएंगे। क्योंकि होता यही है ना, MQM क्या कर रही है? ब्लैकमेलिंग की सियासत। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अगर ये नहीं करोगे तो हम वफाक से अलग हो जाएंगे। MQM धमकी दे रही है ना। तो ये फितरी गैर फितरी की जो सियासत है ना, ये तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो ही रहा है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि स्ट्रॉन्ग मैंडेट जब तक इस मुल्क के अंदर नहीं आएंगे ना शाइस्ता, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। जो सियासत MQM कर रही है, हर जमात ही सियासत जो है वो करती है, आपको नजर आएगी। अभी देखें 13-14 जमातें, ये कौन सा फितरी इत्तेहाद है? हर बंदा माजी में क्या बयान देता रहा, आज वो इकट्ठे होकर भाई भाई की जो गर्दान और ये जो खेल खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम में से देख रही है। ठीक, सही। मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 10 वोटों पे पंजाब की वजारत आला इमरान खान साहब ने दी हुई है, वो बड़ा फितरी इत्तेहाद है। वो एक दिन बाजवा साहब के हक में बयान देते हैं और दूसरी तरफ उनका वज़ीर आला जो है वो उठ के बाजवा साहब के हक में बयान देने लग जाता है, तो वो बड़ा फितरी इत्तेहाद है। तोड़ दें, अगर वो कहते हैं मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, 10 वोटों पे ब्लैकमेल होके तो वजारत आला दी हुई है, तो आगे कौन सा मैंडेट लेनी है? अगर वो हाथ ना होता उनके पीछे जो 2018 में है, तो वो तो 6 वोटों पे MQM को वजारत उज़्मा दे देते, जितनी 10 वोटों पे वजारत आला दी हुई है उन्होंने। सियासत तो अंदर से ये है उनकी फितरी और गैर फितरी। सबसे बड़ा गैर फितरी इत्तेहाद तो हम पंजाब में देख रहे हैं, एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमात और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात का। तो ये फितरी और गैर फितरी की जो बहस है ना, वो एक नज़र से देखना कि इमरान खान के लिए सब फितरी है और बाकी सब के लिए सब कुछ गैर फितरी है। मैं समझता हूँ पंजाब में पीपल्स पार्टी का मैं तो कहती हूँ कि ये फितरी और गैर फितरी वाली बात ही छोड़ देते हैं। वो वोट बैंक नहीं है, लिहाजा ये वोट बैंक का खेल है। ठीक, NBC अमीर अब्बास का कमेंट ले लूं, फिर आपके जानिब दोबारा भी आती हूँ। जी अमीर अब्बास। देखिए, अब आप सब ने फितरी और गैर फितरी खेल लिया, लफ्ज तो मैंने छेड़ा था, मुझे थोड़ा सा तो खेलने देना इसमें शाइस्ता। जी जी देखिए, जरूर। मेरी नजर में तो जिधर मुजम्मिल साहब ने जिक्र किया पंजाब में, वो भी गैर फितरी इत्तेहाद है। जो इमरान खान का अल्ताफ हुसैन की पार्टी MQM के साथ था, वो भी गैर फितरी इत्तेहाद था। चूंकि मुजम्मिल साहब ने यह फरमाया कि पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद फितरी है, क्योंकि आज वो इस इत्तेहाद का दिफा कर रहे हैं, उन्होंने इसको फितरी कहा, तो अब एक बहस शुरू होगी यहाँ पे। ये फितरी इत्तेहाद है, वो जुमला याद थी जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था 2016 में
वो अंकल अल्ताफ चीर फाड़ के रख देंगे। जिनके साथ फितरी इत्तेहाद हो उनको फिर ये कहा जाता है। अब दोनों की जरा तर्ज सियासत देखें। एमक्यूएम कालाबाग डैम की हामी, पीपल्स पार्टी कालाबाग डैम की सबसे बड़ी मुखालिफ। एमक्यूएम नए सूबों की हामी, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर नए सूबे बनाने की सबसे बदतरीन मुखालिफ। एमक्यूएम कोटा सिस्टम की मुखालिफ, पीपल्स पार्टी कोटा सिस्टम की हामी। एमक्यूएम मुकामी हुकूमतों लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की सबसे बड़ी दावेदार, पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की सबसे बदतरीन दुश्मन। लेकिन मुजम्मिल साहब की नजर में ये सबसे बड़ा फितरी इत्तेहाद है। अब आ जाए दूसरा फितरी इत्तेहाद जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का। वो भाई फितरी और गैर फितरी तो मामूली, तो ये तो आग और पानी को मिलाने के मुतरादिफ है शाइस्ता बीबी। फितरी और गैर फितरी तो बहुत मामूली बात है। ये जो इत्तेहाद आज बना हुआ है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, भानमती घर जाके बैठ गया। ये तो आग और पानी के मिलाने के मुतरादिफ था भाई। जो इसी लाहौर के मॉल रोड पे जहां मुजम्मिल साहब बैठे हैं, इनसे थोड़ा सा 5 मिनट के ड्राइव के ऊपर जरदारी साहब ने कहा था, नवाज शरीफ तुम एक नासूर हो इस मुल्क के ऊपर, तुम्हें काटेंगे इस मुल्क से। जिनका फितरी इत्तेहाद होता है वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। वो जो शहबाज साहब ने कहा था कि तुम्हें लाहौर, कराची, लाड़काना, पेशावर चारों दारुल खुलाफा में ले जाके लटकाएंगे, जिनका फितरी इत्तेहाद होता है। क्या बात करते हैं यार आप। इमरान का भी गैर फितरी था, आप फिर बात करें इनका भी गैर फितरी है। ना इनका फितरी था ना उनका फितरी था। ठीक है, एनबीसी क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। मेरा ख्याल है मैं जवाब देना चाहता हूं इसका। कोई लाइंस जो है वो फितरी नहीं होता, क्योंकि अगर फितरी हो तो पार्टी में शामिल हो जाए। क्यों अलग अलग बात करते हैं। मुझे इरफान भाई की बात पे जुमला याद आया कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में थी, प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी पहली मरतबा, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी था, आप सब थे वहाँ। उनसे कहा गया कि एमक्यूएम ने, उनको पता भी नहीं था ये बात, कि एमक्यूएम ने आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, आपको वोट देंगे एमक्यूएम वाले। मतलब कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई टॉक्स नहीं हुई, कोई लेना देना नहीं हुआ, और एमक्यूएम ने एक तरफा तौर पर ऐलान कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए हम बेनज़ीर भुट्टो को वोट देंगे। तो उन्होंने जुमला कहा कि अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है, हम खुशामदीद कहते हैं इसको। यहाँ से कहानी शुरू होती है और फिर गुस्सा जोड़ तोड़ रहेंगे वहीं जिसकी हुकूमत है। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून को आप फरामोश ना करें कराची, ठीक है जी, सही, यूआई को फरामोश ना करें, ये बड़े एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मुजम्मिल साहब वन लाइनर कमेंट कर दीजिएगा बस। नहीं, इतनी लंबी तकरीर हुई है मेरे ऊपर और आप मुझे एक लाइन कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब वक्त की कमी है, मैंने हमने बाकी टॉपिक्स भी करने हैं और आपकी जाने में पहले भी आई हूं, तो इस वजह से मैं कह रही हूं कि वन लाइनर कमेंट कर दीजिए क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। देखें, जब अमीर अब्बास साहब, सियासत हाल का खेल है, माजी का नहीं है। जब आप हाल की सियासत को माजी के झरोकों से लेने की कोशिश करेंगे तो समझिए आपके पास आज की दलील नहीं है। कोई इत्तेहाद आज के ज़मीनी हकायक पर होगा, माजी के तनाजुर में इत्तेहाद नहीं हो सकता। माजी में जो किसके साथ क्या रहा, मैं तो आज के ज़मीनी हकायक की बात कर रहा हूँ। कभी लाहौर से भुट्टो साहब जीते थे, आज नहीं जीत सकता पीपल्स पार्टी। तो आज के ज़मीनी हकायक पर गुफ्तगू करें, माजी के झरोखे सबको याद। मुझे ब्रेक लेनी है आप सबसे, इंतहाई माज़रत। सवाल जब हमने सोशल मीडिया सारिफीन के सामने रखा कि एमक्यूएम ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का जो इंदिया दिया है, तो क्या एमक्यूएम हुकूमत से अलग होने में वाकई संजीदा है? 43% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ एमक्यूएम संजीदा है, जबकि 57% लोगों को यह लगता है कि एमक्यूएम हुकूमत से अलग नहीं होगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का तवील अहम इजलास हुआ, जिसमें आम दुश्मनों से सख्ती से निमटने का फैसला किया गया है। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी के साथ साथ मौशी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और इस हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। अमीर अब्बास, आपके जानिब आऊँगी, आपके ख्याल में फौरी तौर पर ऐसे कौन से इक़दामात होने चाहिए जो मुल्की सलामती के लिए नागुज़ीर हैं? देखिए, दोनों चीजें अब आगे ना, पहले तो सिर्फ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी थी, अब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की इनसिक्योरिटी हो चुकी है, दहशत गर्दी की हालत आपके सामने है। तो 3 महीनों में
गुज़श्ता 3 माह में सिर्फ जो टीटीपी ने क्लेम किया है खैबर पख्तूनख्वा में, वो 100 से ज़ायद हमले छोटे बड़े जो उन्होंने खुद क्लेम किए। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है वो टीटीपी के साथ इलाक़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा मसला इकॉनमी था, अब ये मसला खड़ा हो गया है। और नेशनल सिक्योरिटी हमारी चूंकि दोनों से जुड़ी हुई है, जो इमरान खान के जमाने में एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना था, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को भी रखा गया था सामने। तो और दोनों पर आज बात हुई है। लेकिन इसमें ये जो एक खबर सामने आ रही है, अब इसमें किस हद तक सदाकत है, लेकिन तमाम चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि मईशत पर तनकीद सोशल मीडिया पे करने के ऊपर जो है उस पर भी एक्शन दिया जाएगा। भाई मईशत क्या तनकीद करने से अगर खराब होती है तो फिर मईशत तारीफ करने से ठीक भी होनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया के जरिए से मईशत चलती है तो आए फिर हम सारे 22 करोड़ लोग मिलकर सुबह शाम ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक पे बैठ के मईशत की तारीफें करते हैं, गुन गाते हैं, तो क्या मईशत ठीक हो जाएगी? आशारिये नजर आ रहे हैं जो आपने सत्यानाश कर दिया है इन 9 महीनों के अंदर। $16.2 बिलियन पर रिजर्व थे, आज $6 बिलियन से भी कम चले गए। सिंगल डिजिट से लेके 11-12% तक महंगाई थी, वो 34-35% पर आपने पहुंचा दी। डॉलर 178 पर था, आपने 250 पर पहुंचा दिया। अब इसको मैं तनकीद ना भी करूं तो IMF अंधा है, वर्ल्ड बैंक अंधा है, चाइना, सऊदी अरब अंधे हैं। वो मेरे आप लोगों के वो यानी वो पाकिस्तानी व्लॉगर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सुन के वो फैसले करते हैं क्या? मतलब अजीब बात है कि क्रिटिसिज्म को खत्म कर दिया जाए, घुटन का माहौल पैदा कर दिया जाए। ये ट्यूनिस बनाना चाहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन लाना चाहते हैं यहाँ पे इस मुल्क में, तो मोहम्मद कज़ाफ़ी लाना चाहते हैं, क्या माहौल बनाना चाहते हैं? अच्छा, हुकूमत के पास पूरी मशीनरी है माशाल्लाह, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस हुकूमत की तारीफ में सुबह शाम कसीदे ज़मीन व आसमान की कलामें बिना रहा है, ताकतवर हल्के इस हुकूमत के साथ खड़े रहे। फिर भी इस हुकूमत को लग रहा है कि नहीं, अभी भी ये सोशल मीडिया में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है ना मईशत के ऊपर, ये है जो मईशत को ठीक नहीं करने देना। क्या कमाल ये आइडिया या विजन है जिसने भी पेश किया है। तो इस तरह के कामों से आप और अपना यानी जो पहले डेंट पड़ चुका है वो तो उसको पड़ चुका, बजाय ये कि उसको रिकवर करें, रिपेयर करें, इस किस्म के फैसलों से तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आज जो फैसले हुए होंगे बेहतर नौयत के फैसले होंगे, अब उनके साथ है और पूरी तरह से कौम को, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क की सलामती के फैसले हैं। जहाँ कोई ऐसा फैसला होगा मायूब किस्म का, उस पर फिर हम बात भी करें। जी बिल्कुल। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, लॉ एंड ऑर्डर और मईशत, आपके ख्याल में इन दोनों मामलात पर सोशल मीडिया किस किस्म का किरदार अदा कर रहा है? देखिए, मैं कुछ सोशल मीडिया का ज़्यादा दिफा नहीं करना चाहता। अमीर अब्बास साहब ने एक अनवेरीफाइड ख़बर के ऊपर एक लंबी तकरीर कर दी है ना, अभी वो कोई बाकायदा कहीं से वेरीफाई तो हुई नहीं, ज़राए के हवाले से चल रही थी, और मैं कुछ ज़राए की ख़बरों पर इतना तबसरा नहीं करना चाहता। वो सारे चैनल से चलाइए, कितना क्रेडिबल है और कितना अनक्रेडिबल है, इस पर बात करने की कोई ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। वो सबको पता है कि कितना क्रेडिबल है और कितना नॉन क्रेडिबल है। मेरे ख्याल में इकनॉमिक सिक्योरिटी और मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है। और एक राय अम्मा जो बनाई जा रही है पाकिस्तान में कि इसने डिफ़ॉल्ट कर जाना है, वो ख्वाहिश भी लग रही है किसी एक सियासी जमात की कि अल्लाह करे डिफ़ॉल्ट ही कर जाए ताकि उनका इक़्तिदार उनको वापस मिल जाए। क्योंकि जिस तेज़ी से वो रोज़ राग अलापते हैं, सुबह उठ के शुरू होते हैं डिफ़ॉल्ट का और शाम तक उसका राग अलापते रहते हैं, वो भी कोई इतनी मुस्बत सियासत नहीं है जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं डिफ़ॉल्ट के। बहरहाल उस पर ज़्यादा बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए। ये जो माजी की पॉलिसी थी टीटीपी के साथ सीज़ फायर की, वो पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। वो जो उनको वापसी की इजाज़त देना बग़ैर कानूनी ड्यू लॉ प्रोसेस के, वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुई है। और वो जो उनको मेरा मतलब सेफ़ हेवन्स वापस पाकिस्तान में आने देने की, वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। हमने ये अपने हाथों से ये दोबारा कांटा बोया है दहशतगर्दी का। एक दफ़ा हमने निजात हासिल कर ली थी, लेकिन फिर हमें एक हुकूमत मिली जो कहती थी कि ये गुड़ जो था इनके साथ सीज़ फायर करना है, इनको वापस कौमी धारे में लाना है। वंस अ टेररिस्ट इज़ ऑलवेज अ टेररिस्ट। अगर कोई वापस आना चाहता था उसे ख़ुद को सरेंडर करना चाहिए था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फेस करना चाहिए था, उसके बाद ही हो सकता था। तो ये जो एमनेस्टी दी गई और ये जो कहा गया कि जी वो आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्होंने आकर नेटवर्क बना लिया जो आज हमारे सामने है।
लेकिन मैं समझता हूँ सख्त ऑपरेशन की जरूरत है, जिसके लिए भी पैसे चाहिए। वो ऑपरेशन बगैर पैसों के तो नहीं हो सकता, फंड्स रिक्वायर होंगे और एक अच्छे खासे फंड्स उसके लिए रिक्वायर होंगे। इस वक्त जब हम ऑलरेडी इकोनॉमिकली एक स्क्वीज पोजीशन में है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो फंड्स देने भी होंगे और देने भी चाहिए। एक नेशनल कंसेंसस भी होना चाहिए। एपीएस के बाद हमने देखा था कि कंटेनर पर भी जो सियासतदान बैठा हुआ था उसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के उनसे बात की गई थी, पार्लियामान में बात की गई थी। यानी आपका ख्याल ये है कि वो नाराज होकर बैठे हैं, ना वो पार्लियामान में है। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। एनबीसी, आपने एक तवील अरसा सहाफत करते हुए गुजारा है, मुल्की मामलात पर यकीनन आपकी गहरी नज़र है। तवील अरसे से हम इस दहशतगर्दी की जंग में फंसे हुए हैं, आपके ख्याल में इसका मुस्तकिल हल है? पहली बात तो मैं जो मईशत के बारे में और पाबंदियों के बारे में सोशल मीडिया पर, मैं अगर ऐसा है तो वो नाकाबिल कबूल है। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने देना। आप पी का ऑर्डिनेंस लाए थे, हमने कितनी मुखालफत की थी। आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। खान साहब लेकर आए थे। पी का 1 मुस्लिम लीग नून लाई थी, जिसमें अमेंड इमरान खान साहब ने किया था कि ये पाबंदी, इस पे पाबंदी, सांस लेने पाबंदी। और वो तो बाकायदा जस्टिस असमंदुल्लाह ने बहुत तवील उस पर बहस की थी कि आप क्या चाहते हैं, इस मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं, जंगल का कानून लेकर आ रहे हैं आप। और उसके बाद जब दूसरे लोग गिरफ्तार होकर गए, फवाद चौधरी वगैरह, तो उनसे कहा अगर पी का रहता तो आप तो बाहर भी नहीं आते, आप तो 90 दिन के लिए अंदर ही रहते मुस्तकिल, बगैर किसी बांध के। तो ये नहीं चल सकता भाई हमारे मुल्क के अंदर। हम पसमानदा हैं, हम गरीब हैं, हम इलिटरेट हैं, हमारे देहात शहरों में फ़र्क कम हो रहा है, गुर्बत बढ़ रही है। लेकिन एक बात तो है कि हम लड़ते रहेंगे इसके लिए कि ये नाकाबिल कबूल है, नंबर 1। नंबर 2, दहशतगर्दी पहले कभी हुआ करती थी, तखरीबकारी उससे पहले होती थी, फिर दोनों मिल गए आपस में, दोनों आपस में मिल गए और इस तरह मिले कि मुल्क को बहुत संगीन नुकसान हुआ। मैंने यहाँ पर, आप लोग सोच नहीं सकते कैसे दिन गुजारे यहाँ पर। पीछे से फायरिंग हो रही है गाड़ी के ऊपर, आप निकले जरा सामने, बोरियां पड़ी हुई हैं, आप इत्तला कर रहे हैं ईदी को कि बोरी पड़ी उठा के ले जाओ। ये अस्पतालों में जगह नहीं होती थी, जो डॉक्टर्स इलाज करते थे उन पर अटैक होते थे। हालत ये थी कि कारोबार ख़त्म हो चुका था शहर के अंदर। जब 1 अरब रुपए की जब ईद पर शॉपिंग हुई तो लोगों ने जश्न मनाया, और जब ऑपरेशन के बाद ईद आई तो 12 अरब की शॉपिंग हुई थी। आप सोचें, भत्ता लेना, भत्ता ज़बरदस्ती लेना, तावान, अगवा बराए तावान, क्या नहीं था। हम 2 बजे रात को घर आते थे और हमें यकीन नहीं होता था कि हम घर पहुंच पाएंगे। ये सूरत हाल थी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इत्तफाक राय हुआ सबका कि जी ऑपरेशन किया जाए, और वो ऑपरेशन हुआ और बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ। आज जो सूरत हाल है वो आपको उस तरफ लेके जा रही है। बन्नू जेल में जो कुछ हुआ उसकी कोई तहकीकात नहीं करा, और उससे पहले भी बन्नू मेन जेल एक बार टूट चुकी है, उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई। कराची में अलीगढ़ का कत्लेआम हुआ 84 का, उसके सामने भी कुछ नहीं हुआ। बल्दिया टाउन का वाकया हुआ, 12 मई का वाकया हुआ। हम छोड़ते गए चीज़ों को, हम चीज़ों को साइड में करते गए, छोड़ो, भूल जाओ, मट्टी पाओ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। ये हमें नहीं करना चाहिए था। एक बार फैसला करके दहशतगर्दों को लटका देना चाहिए था हमको। ठीक है, एक ही मर्तबा फैसला करना चाहिए था। बिल्कुल, अब ठीक है। फांसी की बड़ी मुश्किल से हमने शौकत मिर्जा को, पता नहीं वो सच सही भी था या गलत, सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और मैं बार कह चुका हूँ कि रद्द फसाद मसले का हल नहीं है, ज़रबे अज़्म मसले का हल है। ठीक है, आपके ख्याल में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, आपका पॉइंट आ गया। इरफान, क्या ख्याल है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए इस वक्त हमें एक और ऑपरेशन की जरूरत है? देखिए शाइस्ता, शायद मैंने सिर्फ न्यूज़ रूम या सहाफत जो है वो बंद कमरों में नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सवात का ऑपरेशन हो रहा था तो मैं ग्राउंड पे मौजूद था। तकरीबन 3 माह हम कैंप्स के अंदर रहे। तालिबान हमें रोक कर कलमे भी सुनते थे। तालिबान हमारी कमीजें उठाकर पीछे से देखते भी थे कि इनके कहीं मातम तो नहीं करते, जंजीर जनी तो नहीं करते, इनका ताल्लुक किसी खास सेक्ट के साथ तो नहीं है।
तो मैंने इस जंग के अंदर अपने जो जर्नलिस्ट भाई है मूसा खान, मुझे अच्छी तरह याद है, वो शहीद भी हुआ सुबह। बिल्कुल सुबह हमारे साथ था नासिर भाई, शाम को उसकी जो जस्ते खाकी है वो होटल के बाहर रख के चले गए। हमने उसी होटल पता है बिल्कुल, और हमने उसी रात को देखा कि हमारे होटल पर धमाका भी हुआ और बाल बाल हम सारे बच गए। हमने अपनी आंखों के सामने खुद कुछ हमलावर देखे हैं, ग्राउंड के अंदर देखा कि ये ऑपरेशन करने से उसके नताइज। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑपरेशन मसले का हल है, ये होना चाहिए, और जो जो इलाके जहां पर इन्होंने अपनी सेफ हेवन्स बनाई हैं उनको निकाल कर आप बाहर फेंके। ये सब कुछ हो चुका है, बाढ़ लग चुकी है, लेकिन जो चीज मिसिंग है वो मिसिंग है आपकी फॉरेन पॉलिसी। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, पाकिस्तान ने 8-9 माह के अंदर अमेरिका यात्रा तो की है, हमने जागे भी हैं, बड़े बड़े हम सब कुछ काम करते फिर रहे हैं, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के मामले पे कहां पर है? कम से कम आप मीडिया पर कोई ब्रीफिंग ही दें, बताएं, उन ग्रुप्स को एंगेज करें, मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। ये होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। और जहां तक ताल्लुक है ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इस जंग के अंदर किसी का अलाकार नहीं बनना, याद रखिएगा, क्योंकि 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, कुछ नहीं हुआ। एंड नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट पॉइंट के ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है, देखिए हमें एक मैनुअल दे दें कि हमने किस पर तनकीद करनी है, बिलावल पर कितनी हम बात कर सकते हैं, हम जरदारी साहब को किस नाम से पुकारें, क्या नाम है तुम्हारा, हमें बता दें कि हमने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से क्या बात करनी है, इत्तेहादी शामिल होते या नहीं होते। एक मैनुअल दे दे सहाफियों को कि भाई आज के बाद आप इन लोगों के बारे में, ये जो है ना सेक्रेट काउज है, इनके बारे में आप बात नहीं करेंगे। हमें एक मैनुअल दे दिया जाए सहाफियों को। और मुझे तो ऐसा लगा, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि ये प्रोग्राम हम शायद नॉर्थ कोरिया में बैठकर कर रहे हैं। वहां पर ये होता है कि 2 घर ऐसे चुने जाते हैं जहां पर आपको बिजली भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, और फिर वो टीवी पे दिखाए जाते हैं कि देखें नॉर्थ कोरिया में कितनी खुशहाली आ गई है। आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को उठाकर बहिरा अरब में गर्क कर दें, और फिर ये जो आजादी इजहार की जो बातें ना, खुदा ऐसा मत करें। अगर मैं टीवी पर बैठकर अपने मुल्क की इकोनॉमी में बात नहीं कर सकता ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पूरे निजाम को लपेटे और यहाँ पर मार्शल लॉ डिक्लेयर करें, शख्सी मार्शल लॉ हो या कुछ अफराद का मार्शल लॉ, सब कुछ बंद कर दें। ठीक नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एतमाद के वोट का मामला, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना देने का फैसला किया है। तो अब सवाल यह है कि क्या परवेज इलाही एतमाद का वोट ले पाएंगे या फिर नहीं? NBC ले पाएंगे, मेरा ख्याल है, और उनका मामला हल हो गया है, और आज उन्होंने इजलास तलब कर लिया है, स्पीकर साहब ने 11 के बजाय 9 को कर लिया है, तो शायद ले लेंगे। इरफान, क्या लगता है आपको, कामयाब हो पाएंगे परवेज इलाही? जी बिल्कुल हो जाएंगे। मैं आई एग्री विद नासिर भाई, मामलात बहुत हद तक जो है वो तय पा गए, और फिर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हवाले से तो खैर वापस भी उन्होंने ले ली ये चीजें, तो मामलात जो है वो हल हो चुके हैं, ले लेंगे। सही। अमीर अब्बास? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM गुज़श्ता 9 माह से मुसलसल इमरान खान साहब की हिमायत में खड़ी है और उनकी बेशतर मुलाकातें हो चुकी हैं, बल्कि वो तो अब आगे सीट एडजस्टमेंट पर जाने की बात कर रहे हैं 2023 के इलेक्शन। PTI और MWM आगे अपना पॉलिटिकल अरेंजमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद कोई होगा ऐसा इशू, बट वो सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब? नहीं, मैं तीनों से मुत्तफिक नहीं हूँ। अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इसलिए वापस ली गई है कि PTI उन पर पहले वोटिंग चाहती थी और नून पहले एतमाद के वोट पर वोटिंग चाहती है। ये रीफाइल हो जाएंगी एतमाद के वोट के बाद, और एतमाद का वोट बहुत बड़ा पुलसरात है। मुझे नहीं लगता है कि चौधरी इलाही के लिए मुश्किलात अभी बाकी हैं। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।